जयपुर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर बिरला सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया और लोकमाता के जीवन और योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने राष्ट्र को नई दिशा देने का कार्य किया है और वे न्याय, सेवा और जनकल्याण की साक्षात प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि लोकमाता ने देश भर के अनेक धार्मिक स्थलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें पुष्कर तीर्थ घाट का निर्माण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज देश अपनी संस्कृति, परंपरा और सनातन मूल्यों के पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमने कहा किसान के लिए, पशुपालक के लिए पानी की आवश्यकता है। पूरे राजस्थान में हमने पानी की व्यवस्था की है और अभी आपने देखा है कि 20 मई से 5 जून तक हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई नदी, नाला, पोखर, तालाब, एनीकट कोई भी हो, उसको सुधारने का काम करें आने वाले समय में, जिससे कि बारिश का पानी हम उसमें संचय कर सकें, वो हमारी जमीन के लिए और हमारे पशुपालकों के लिए काम आ सके। इस अभियान में आप भाग लेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आज अब अभियान को देख रहे हैं। आज हमारे अभियान को 6 दिन हुए हैं और 6 दिन के अंदर 3,70,000 कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। 2.5 करोड़ से अधिक आम नागरिकों की उनमें सहभागिता हुई है। 42,000 से अधिक जल स्रोतों और लगभग 74,000 कार्यालयों और अस्पतालों में साफ सफाई की गई है। आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस अभियान में भाग लें और भाग लेते हुए इस अभियान को और आगे बढ़ाएं, जिससे उस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, पानी का कोई विकल्प नहीं है। हमें हमारे पानी को बचाना है, हमें पानी को एकत्रित करना है। इसलिए हमें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में भी भाग लेना है। आने वाले जुलाई के महीने में एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाना है। आने वाले समय में आपको एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए हमारे पर्यावरण को भी बचाना है और इसमें हम सभी को सहभागिता के रूप में काम करना है। हर व्यक्ति को अपनी माता के नाम हर साल पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की यह धरा, जो मरुधरा है, ये हरियाणा और राजस्थान कहलाएगी। कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो गाडरी समाज को महत्व दिया है। एक नहीं, 3 जिला अध्यक्ष दिए हैं। अभी बांसवाड़ा में पूंजीलाल जी और कोटा ग्रामीण में प्रेम गोचर जी, और अब पता नहीं कि इस गूदड़ी में कितने लाल छुपे हुए हैं। कौन कौन अपनी प्रतिभा दिखाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये समाज अब जागृत हो गया है। ये समाज वास्तव में, देखिए, वैसे तो पुण्य श्लोका आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने 301 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने समाज में कई ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए उस समय, यानी ये तो सब आपके सामने कई वक्ताओं ने बताया कि कितना संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। उन सब के बावजूद जनता जनार्दन की सेवा के लिए, अपनी जनता के सुख दुख के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए, ये इतिहास में वर्णित है और हम सब जानते भी हैं। जो देश और समाज को संदेश देने का काम किया, वो निश्चित रूप से याद करते हैं। हमारे युवा साथी उससे प्रेरणा भी लेते हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा। यह सामाजिक मंच है और आदरणीय श्रद्धेय अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती का एक समारोह है।
मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का कि उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया। जब आपके समाज के 5 लोग निमंत्रण देने गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि जो समाज राजस्थान में राष्ट्रीय सोच के साथ खड़ा है, जो समाज राजस्थान के विकास में कड़ी मेहनत करके अपने युवा साथियों के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है, उस समाज में मां अहिल्याबाई होलकर ने जन्म लिया हो और उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम हो तो हम निश्चित रूप से उस समाज के लोगों के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मैं स्वयं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि गडरिया और गुजरों में कोई अंतर नहीं है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में युवाओं से सीधे संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के विचार सुने और शिक्षा, रोजगार, खेल और राज्य के विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई और युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गौरा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति ही राजस्थान के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है और उन्हें राज्य निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने सुझाव साझा किए। खास बात ये रही कि कई युवा मुख्यमंत्री आवास पर साइकिल चलाकर पहुंचे, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को भी मजबूती दी। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह उत्साहपूर्ण रहा। 25 तारीख से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। अभी आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने बताया, पिछले एपिसोड में भी बताया और इसमें भी बताया कि हमारे युवा किस तरह से नदी को साफ करके उसको स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों, आप इस अभियान को लीजिए और युवाओं को दिशा देने का काम करिए। मेरा गांव, मेरा वार्ड, मेरा मोहल्ला कैसे ठीक हो सकता है, मेरे गांव की पानी की आवश्यकता कैसे ठीक हो सकती है, आने वाली वर्षा में हम उस पानी को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उपयोग ले सकते हैं। मैं आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, ऐसे पानी को जो बरसात के समय बह जाता है किसी, उसके माध्यम से वो गांव की एक तालाब में जाता है, तालाब से धीरे धीरे निकल के किसी नदी में जाता है, नदी से समुद्र में पहुंच जाता है। अरे हम तो पश्चिमी राजस्थान में तो आपने देखा है कि हम डिग्गी बना करके उस पानी का उपयोग कैसे करते हैं, घर में टांका बना करके उसका पानी का उपयोग कैसे करते हैं, साल भर पीते हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण को युवा साथियों के साथ सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में देशवासियों से बढ़ती गर्मी के बीच सतर्कता बरतने का आह्वान किया और कहा कि हमारी रसोई में मौजूद पारंपरिक पेय और खान पान की संस्कृति गर्मी से बचाव का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने राजस्थान की छाछ जैसे पारंपरिक पेय का उल्लेख करते हुए कहा कि न केवल शरीर को शीतलता प्रदान करती है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। कार्यक्रम में एथलेटिक्स में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों, नीदरलैंड से प्राप्त चोल साम्राज्य के ताम्र पत्रों और बच्चों में खगोल विज्ञान के प्रति बढ़ती हुई रुचि जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कचहरी परिसर में स्थित एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर नोटों की बारिश जैसी स्थिति बन गई। जी हां, और मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता आमिर के चैम्बर पर बैननामा कराने पहुंचे एक व्यक्ति के लिए स्टाम्प खरीदने जा रहे उनके सहकर्मी रविंद्र लोधी के पास करीब 2 लाख रुपए का बैग था। इसी दौरान रास्ते में एक बंदर अचानक बैग छीनकर नीम के पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद बंदर ने बैग खोलकर उसमें रखे 500 के रुपए के नोट नीचे फेंकने शुरू कर दिए। नोट गिरते ही वहां मौजूद लोगों में रुपए बटोरने की होड़ मच गई। कुछ ही देर में पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद जब राशि का मिलान किया गया तो करीब 2 लाख रुपए में से लगभग 40,000 रुपए गायब पाए गए। ये अनोखी घटना कचहरी परिसर में चर्चा का विषय बनी हुई है।
पाली जिले के तखतगढ़ नगर में पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। रविवार को कैबिनेट मंत्री जौराराम कुमावत ने लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन का शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा, आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन के निर्माण से क्षेत्र के पशुपालकों और उनके पशुधन को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने बताया, भवन निर्माण पूरा होने तक पशु चिकित्सालय का संचालन हनुमान गली स्थित सामुदायिक भवन से किया जाएगा। मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि सुमेरपुर, बाली और तखतगढ़ के पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण के लिए कुल 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। गाय के जब संतान होती है तो बछड़े भी होते हैं और बछड़ियां भी होती है। बछड़ियां पैदा होती है तो वो बड़ी होकर के गाय बनती है और गाय से दूध देती है और दूध से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो मनुष्य के जीवन में रोज काम आते हैं और मनुष्य एक परिवार का पालन पोषण करने का काम गाय करती है। लेकिन जो बछड़े पैदा होते हैं वो पहले बड़े होकर के बैल बनते थे और बैल किसान के खेती में काम आते थे तो उसका उपयोग था। अब जैसे बछड़े किसी के किसान परिवार में यदि गाय के पैदा होता है तो किसान चिंता में पड़ता है कि उस बछड़े का हम करेंगे क्या। साल भर दूध देती है गाय, तब तक तो रखते हैं, उसके बाद में उसे रोड पे छोड़ देते हैं। वो गलियों में घूमता है, गंदगी खाता है, मैला खाता है, कचरा खाता है, कई बार किसानों के खेतों में जाकर फसल का भी नुकसान करता है। तो नंदियों को जो बड़े होकर नंदी बनते हैं उनकी संख्या हम कम कैसे करें। वैसे तो हमारी राजस्थान भर में 4,500 के आसपास गौशालाएं चल रही है, उसमें बेसारा नंदी और गायों का पालन पोषण गौशालाओं के माध्यम से सरकार करती है। सरकार 1280 करोड़ के आसपास अनुदान गौशाला में चारा पानी और पशु आहार के लिए देती है। नई गौशाला खोलने के लिए भी अनुदान है, नई नंदीशाला खोलने के लिए भी अनुदान की योजना है और गौशालाओं को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने प्रस्तावित नई अफीम नीति की बैठक से पहले अफीम किसानों के साथ संवाद किया। संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव दोनों सुने। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ष नई अफीम नीति बनाने से पहले किसानों की राय लेकर ही नीति तैयार करती है। सांसद सीपी जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में अफीम किसानों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए हैं। पहले किसानों को पट्टे लेने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, जबकि अब पट्टे गांव स्तर पर ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों का रिकॉर्ड पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है और उत्तराधिकारी चयन प्रक्रिया भी अब सरल बनाई गई है। उन्होंने आगे बताया कि अब लाइसेंस और फसल संबंधी परिणाम किसानों को मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाते हैं। जोशी ने आगे कहा, आश्वासन दिया कि किसानों से प्राप्त सुझावों को आगामी अफीम नीति बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। हर वर्ष जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो उससे पहले किसानों के बीच में बैठकर उनकी राय हम लोग ले लेते हैं और उसी के अनुरूप अफीम पॉलिसी बनती है। पिछले 12 वर्षों में किसानों के लिए पहले किसान को पट्टा लेने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, अब गांव में जाता है। पहले उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन होता, अब रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है। पहले मेडिसिन खुलाने के लिए कई प्रकार की बातें आती थी, अब वो जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नॉमिनी तय करते हैं, वैसे किसान का लाइसेंस अपना नॉमिनी तय कर सकते हैं, मेरे बाद लाइसेंस किसको होगा। वैसे ही लाइसेंस के लिए पहले कई जगह जाना पड़ता था, किसान को ऑनलाइन लाइसेंस आ गया, उनके मोबाइल पर लाइसेंस आने लग गया है, उनका रिजल्ट मोबाइल पर आने लग गया है। रिजल्ट आने में कई दिन लगते थे, अब 2 दिन के अंदर किसान को अपना रिजल्ट। टोंक जिले में पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। टोंक जिला स्पेशल टीम और पुरानी टोंक थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान कैप्टन कॉलोनी स्थित एक मकान पर दबिश दी। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि मौके से करीब 30 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 184 जिलेटिन छड़ें, लगभग 800 मीटर सेफ्टी फ्यूज वायर के
3 बंडल, 1 इलेक्ट्रॉनिक मशीन, 1 ट्रैक्टर और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। कार्रवाई के दौरान हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री रखने के मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब्दुल रज्जाक के ही घर पे जब सर्च किया गया तो हमें भारी मात्रा में विस्फोटक मिले, जो वो ब्लास्टिंग में यूज़ करते थे। ब्लास्टिंग में यूज़ होने वाले अमोनियम नाइट्रेट करीब 30 किलो है, जिलेटिन की 184 छड़े हैं और सेफ्टी फ्यूज के 3 बंडल वायर मिले, जिनकी लंबाई 800 मीटर के करीब है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली और ट्रैक्टर, इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, 5 धारदार चाकू मिले। अब चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है और आरोपी फरार है, तो फरार होने के बाद में हम उस प्रकार के अमोनियम नाइट्रेट। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बरामद सामग्री का उपयोग पहाड़ों में ब्लास्टिंग कार्यों के लिए किया जाता है। फिलहाल पुलिस विस्फोटक के स्रोत और उपयोग की गहन जांच कर रही है। भरतपुर में जिला महिला कांग्रेस की ओर से नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं इस दौरान उन्होंने जिला इकाई की नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी पदभार ग्रहण कराया और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सारिका सिंह ने राज्य पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की कमी है और सरकार जनता के मुद्दों पर भी गंभीर नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार निकाय और पंचायत दोनों ही चुनाव कराने से बच रही है, क्योंकि उससे जनता की नाराजगी का अंदेशा है। तो वहीं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने भाग लिया है। और परिस्थितियां देख रहे हैं, बिजली पानी कितनी बार बिजली जा चुकी है, बीच में ट्रिपिंग हो रही है। कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश की स्थिति जो है वो जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है, उनकी कैबिनेट है, वो इस तरीके के अनुभवहीन व्यक्तियों के हाथ में सरकार की ये चाबी है कि उनको पता नहीं है कि हमें करना क्या है। जनता ने इनको वोट दिया तो जनता की सेवा करें, लेकिन ये सेवा करने की बजाय आपस में लड़ना झगड़ना और मिठाई खाना, अपने आत्माओं को खुश करना, सिर्फ इसी में पूरा ढलसा। बाड़मेर में चारधाम यात्रा के नाम पर नाबालिग को उत्तराखंड ले जाकर कुकर्म करने के गंभीर मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के पिता की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई थी। आरोप है कि आरोपी ओम प्रकाश और गोपाराम नाबालिग को धार्मिक यात्रा के बहाने उत्तराखंड ले गए, जहां होटल में उसके साथ आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया और उसका वीडियो भी बनाया गया। थानाधिकारी मनोज कुमार के अनुसार पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब इन आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर साक्ष्य जुटाने की तैयारी कर रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। हमारे सामने एक मामला आया था, जिसमें एक नाबालिग युवक ने ये अपनी पीड़ा व्यथा बताई थी। उसके पिता के द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया कि उसके साथ घुमाने को ले जाकर बताते हुए उसको कहीं और ले जाकर उसके साथ गलत हरकतें की और कुकर्म किया है, जिस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान के बाद में जो आरोपी 2 युवक हैं, उन दोनों को पुलिस द्वारा दस्तयाब करके नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और अन्य आवश्यक अनुसंधान। जयपुर के करनी विहार थाना क्षेत्र में लिफ्ट देने के बहाने युवक को बंधक बनाकर लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 14 मई को 200 फीट बाईपास पर हुई इस वारदात में शामिल शातिर आरोपी धारा सिंह जाट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित अंकित कुमार को कार में लिफ्ट दी और रास्ते में उसे बंधक बनाकर जान माल की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल फोन छीन लिया और उसे डरा धमकाकर पासवर्ड हासिल कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए रकम निकाल ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी धारा सिंह पहले भी अपहरण और लूट जैसी कई वारदातों में शामिल रहा है। वहीं मामले में आगे की जांच भी जारी है।
सिरोही जिले के अबरोड स्थित माधव विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 100 दिवसीय योग काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय एवं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार रहे, जबकि अध्यक्षता कुलाधिपति हिम्मत सिंह देवल ने की। वक्ताओं ने योग को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार बताया और इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान साझा योग प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान का आयोजन भी किया गया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत योग प्रदर्शन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प भी लिया। ऐसे प्रोग्राम, योगा एक जीवन जीने की कला का नाम योगा है। हम अपने तन के, मन के विकारों को दूर योगा से कर सकते हैं। हजारों बीमारियों का इलाज एक योगा है। आज हमारे देश में इतनी बच्चों में इतनी नेगेटिविटी आ रही है, उस नेगेटिविटी को दूर करने का एक तरीका योगा है। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। मला पुल के पास जयपुर से आगरा जा रही एक प्राइवेट बस ने पहले एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पार करते हुए हाईवे की दूसरी लेन में पहुंचकर एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में बस चालक मुकेश निवासी छोकरवाड़ा और बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।